जी, इस समराइज़ लेक्चर को जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, उसके समराइज़ लेक्चर के पार्ट 2 में हम देखते हैं जी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस पे हमने अपनी बात जो है क्विट की थी, स्टॉप की थी, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या ऑपरेशंस हैं, तो कोई भी एक प्रॉब्लम, कोई भी एक यूज़र की जब रिक्वेस्ट आती है, यूज़र अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए कंप्यूटर के पास आता है, तो एक्चुअली यूज़र को 2 मेन रिसोर्सेज़ अपने प्रोसेस को, अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए होते हैं। एक को हम बोलते हैं जी इनपुट आउटपुट करनी होती है, एक तो यूज़र के प्रोसेस ने और दूसरा जो है ना उसने सीपीयू को यूज़ करना है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़ करना और सीपीयू को यूज़ करना ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं? इस तरह से रिलेटेड हैं कि सीपीयू के पास जो भी प्रोसेस और उससे रिलेटेड डाटा और इनपुट जानी है, वो डाटा और इनपुट जब किसी भी सीपीयू के पास जाती है, तो एक्चुअली वो पहुंचाता कौन है? यही डिवाइस कंट्रोलर जिनकी हम बात करें कि हर डिवाइस के साथ मौजूद होते हैं। ये डिवाइस कंट्रोलर ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से यूज़र का रिक्वेस्टेड डाटा इनपुट और आउटपुट सीपीयू तक पहुंचाते हैं और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू बेसिकली जिस डाटा पे काम कर सकता है, उस डाटा का मेन मेमोरी में आना ज़रूरी है, ठीक है? तो मेन मेमोरी में लेकर आना और मेन मेमोरी से लेकर जाना सीपीयू के लिए डाटा, ये डिवाइस ड्राइवर्स का काम होता है, सीपीयू का काम नहीं होता। सीपीयू का काम सिर्फ इतना है कि वो डाटा को प्रोसेस करे और उसके लिए वो सबसे नियरेस्ट जो मेमोरी लोकेशन है, मेन मेमोरी रैम, वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ सर्च करता है। उससे पीछे डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन सी डिवाइस से आ रहा है, किसके बफर में पड़ा हुआ है, वो डिवाइसेस को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो डिवाइस कंट्रोलर एक्चुअली डाटा लेकर आता है और लेकर जाता है किसके लिए? यूज़र्स के लिए मेमोरी के अंदर, और सॉरी सीपीयू के लिए मेमोरी के अंदर, और मेमोरी से डाटा को निकालता है। और डिवाइस कंट्रोलर ही सीपीयू को बताता है कि फर्दर कोई डाटा है इनपुट आउटपुट के लिए या फिर नहीं है। सो डिवाइस कंट्रोलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में, जिसमें सीपीयू को हेल्प करता है, सीपीयू को असिस्ट कर रहे होते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स। जिस भी डिवाइस को यूज़र यूज़ कर रहा है, उनके डिवाइस कंट्रोलर्स यूज़र की रिक्वेस्टेड डाटा को लेकर जाते और लेकर आते हैं कि इसमें हमारे कंप्यूटर के हमारी मेन मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर, ताकि सीपीयू से फेच करके उस पर एग्जीक्यूशन कर सके। अब अगर हम कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स की बात करें, इंटरप्ट सबसे पहले क्या है? हमें याद रखना है जी, इंटरप्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक ऐसा एक्शन है, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा एक्शन है जो कि सिस्टम का कंट्रोल जो है ना वो चेंज करता है। चेंज कहाँ से करता है? बेसिकली हमारे पास 2 तरह के हमारे पास मोड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। एक यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। ठीक है? यूज़र मोड वो मोड है जिसमें एक यूज़र प्रोग्राम रन हो रहा है। अब यूज़र प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें कोई चलते-चलते कोई सॉफ्टवेयर एरर आ गया, कोई एप्लीकेशन का एरर आ गया, जैसे कि कोई रॉन्ग फाइल इनपुट है, या फिर फाइल एंड ऑफ फाइल आ गई है, लेकिन हम फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, या फिर कोई जो है ना हम वो गलत डाटा टाइप यूज़ करना की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हम कोई फ्लोट डाटा को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह का कोई भी हमारे पास अगर एरर जनरेट होता है, तो वो हमारे पास कहलाता है सॉफ्टवेयर एरर। ठीक है? इसी तरह कोई हार्डवेयर की अगर रिक्वेस्ट आती है, लाइक एक प्रोसेस आया, वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है और उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान ही कोई रिक्वेस्ट वो अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़ करने की या किसी और रिसोर्स को यूज़ करने की रिक्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे जनरेट होता है जी इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट फिर इसका मतलब है आपके पास ऐसा सिग्नल है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो क्या करती है, वो ये करती है कि आपके पास जो भी रनिंग प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करती है, ठीक है? और सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फौरी तौर पर सीपीयू को फोर्स करता है कि वो इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए काम करना शुरू कर दे, यानी इंटरप्ट वाला जो कोड है, इंटरप्ट वाली जो रिक्वेस्ट है उसे हैंडल करे। यानी कि अगर एक सीपीयू काम करे किसी एक प्रोसेस पे, लेकिन उसके दौरान इंटरप्ट आ गई है, चाहे वो हार्डवेयर जनरेटेड
सिग्नल है यानी सिस्टम कॉल है, या फिर सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट यानी कि ट्रैप है। सिस्टम कॉल या ट्रैप दोनों के केसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से उसका रनिंग प्रोसेस स्टॉप करवाता है जिस पे भी वो काम कर रहा है, और सीपीयू का और ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस एंड दैट सिस्टम कॉल और ट्रैप। बहरहाल उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए एक इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन होती है। इंटरप्ट वेक्टर उसका एक पूरा बना हुआ है जिसके अंदर इंटरप्ट वेक्टर के अंदर एक पूरा टेबल है। इंटरप्ट वेक्टर का एक टेबल है जिसके अंदर इंटरप्ट्स और इंटरप्ट्स को हैंडल करने वाले कोड लिखे होते हैं। जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है तो उससे स्पेसिफिक कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम मोड्स की भी बात कर लें कि जैसे ही इंटरप्ट आता है और इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बिजी करता है, तो हमारे पास सिस्टम का मोड यूज़र मोड से कर्नल मोड हो जाता है। जब तक यूज़र प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक सिस्टम का मोड यूज़र मोड होता है। और यूज़र मोड क्या होता है जी? यूज़र मोड के लिए मोड बिट 1 यूज़ होती है, जबकि कर्नल मोड को रिप्रेजेंट करने के लिए मोड बिट 0 यूज़ होती है। बहरहाल अगर हमें मॉड बिट की वैल्यू 1 मिल रही है, इट मीन्स कोई यूज़र प्रोसेस सीपीयू में रन हो रहा है, और अगर हमें मॉड बिट की वैल्यू 0 मिल रही है तो इसका मतलब है कर्नल प्रोसेस रन हो रहा है। और कर्नल प्रोसेस रन होने का या ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस का रन होने का मतलब यही है कि इंटरप्ट हैंडलिंग कोड रन हो रहा है। बहरहाल जी, इंटरप्ट हैंडलिंग का हमारे पास इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, उसके लिए यूज़र इन्वॉल्व उसमें नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन भी, मोड ट्रांजिशन भी इस दौरान होती है। जैसे इंटरप्ट या फिर सिस्टम कॉल ट्रैप जनरेट होती है तो वहाँ पे हमारे सिस्टम का मोड भी चेंज होता है, यूज़र से कर्नल, और जब इंटरप्ट हैंडल हो जाती है तो फिर कर्नल से दोबारा यूज़र मोड हो जाता है। इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए जी हमारे पास सबसे पहले तो जैसे कोई इंटरप्ट आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलर्ट हो जाता है, और उसके बाद उसे हैंडल करने की तरफ हैंडलिंग कोड को फाइंड आउट करता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल से, और फिर उसे सॉल्व करता है। अब जैसे ही इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले टाइप ऑफ इंटरप्ट को जज किया जाता है, पोलिंग के थ्रू या फिर वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यानी पोलिंग के थ्रू 1 बाय 1 पोल करके इंटरप्ट्स को चेक किया जाता है कि ये कौन सा इंटरप्ट है, या फिर इंटरप्ट हैंडलिंग जो टेबल है उसके अंदर से डायरेक्ट इंटरप्ट को मैच करके उसका हैंडलिंग कोड रन कर दिया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए सेपरेट पीस ऑफ कोड होता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले से वो मौजूद होता है। हर तरह की इंटरप्ट का सिस्टम में जो जनरेट हो सकती है उसको सॉल्व करने वाला कोड पहले से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमारे सिस्टम में लोड होता है, और जैसे कोई इंटरप्ट आती है तो पोलिंग या फिर इंटरप्ट वेक्टर टेबल के थ्रू उसे आइडेंटिफाई करके मैच करके उस इंटरप्ट को हैंडल करने वाले कोड को रन किया जाता है, और इस तरह से इंटरप्ट हैंडलिंग होती है। इंटरप्ट टाइमलाइन को अगर हम चेक करें तो इंटरप्ट टाइम में ये बताती है कि जैसे ही कोई इंटरप्ट आती है तो यूज़र प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है स्टॉप। ठीक है, और इंटरप्ट हैंडलिंग का जो है ना कोड रन होता है, और उस दौरान ट्रांसफ़र चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इंटरप्ट यही आई है कि यूज़र को काम करते करते एग्जीक्यूट होते होते सीपीयू से कोई फ़ाइल चाहिए, तो उस फाइल को लेकर आना, और उस फाइल को इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेकर आने के लिए बेसिकली एक इंटरप्ट जैसा प्रोग्राम, एक सिग्नल जनरेट होता है, और उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए यूज़र प्रोसेस से जो कंट्रोल है वो चेंज होके इंटरप्ट इनपुट आउटपुट की तरफ चला जाता है, और इस तरह से हमारे पास कहीं पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हो रही है, फिर जैसे ही आपके पास इंटरप्ट आती है, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है जैसे ही, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र चेंज होके इनपुट आउटपुट के लिए आ जाता है। फिर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई है तो ट्रांसफ़र जो है आपके पास एग्जीक्यूशन से इनपुट आउटपुट की तरफ आ जाता है, यानी यूज़र प्रोसेस से हम इंटरप्ट हैंडलिंग कोड की तरफ यूज़र मोड से कर्नल मोड में आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जैसे ही इनपुट आउटपुट का मेथड स्टार्ट होता है तो आपके पास कंट्रोल यूज़र प्रोग्राम की तरफ आ जाता है। कंट्रोल जो है ना रिटर्न्स टू यूज़र प्रोग्राम ओनली अपॉन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर के पास कोई एक यूज़र प्रोसेस आया और वो रन हो रहा है और उसके दौरान वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करता है, या पहले वो अपनी इनपुट आउटपुट कंप्लीट करता है,
तो वो जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाती है तो कंट्रोल वापस जो है प्रोसेस के पास चला जाता है, यूज़र प्रोग्राम की तरफ चला जाता है। ठीक है जी। और इससे क्या होता है कि सीपीयू उस यूज़र प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है। अब at most one input output request is outstanding at a time, no simultaneous input output processing। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भी जो है ना वो एक हो सकती है। ठीक है, अगेन हम वही वाली बात करें कि प्रोसेस अपनी पूरी लाइफ में दो चीज़ें, दो मेन काम, दो मेन रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू। ठीक है, अब अगर जैसे ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है तो सीपीयू छोड़ के सीपीयू प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसिंग छोड़ के यूज़र प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है। जैसे इनपुट आउटपुट कंप्लीट होता है तो वो सीपीयू के पास वापस आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमने इसमें ध्यान रखनी है, अगर आपके पास सीपीयू के पास एक ही प्रोसेसर वो रन हो रहा है और वो रन होते हुए दरमियान में इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है, ठीक है, तो आपके पास उस दौरान जब सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं कर रहा बल्कि इनपुट आउटपुट के लिए प्रोसेस किया है तो कोई इंटरप्ट रन हुई है और इंटरप्ट जनरेट हुई है और इंटरप्ट हैंडल हो रही है, यानी इंटरप्ट हैंडलिंग कोड चल रहा है, तो तब सीपीयू कोई वर्किंग नहीं कर रहा। तो उस दौरान सीपीयू हमारे पास आइडल भी रहता है, लेकिन हमें इसको जो है ना वेट लूप में नहीं जाने देना होता, यानी हमने इसको बहुत ज़्यादा सीपीयू को आइडल स्टेट में नहीं रहने देना होता, अदरवाइज़ हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है। वो हम कैसे हैंडल करते हैं, वो हम सीपीयू के जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो मैं उसमें आपको बताती हूँ। बहरहाल इनपुट आउटपुट स्टार्ट होने पे यूज़र प्रोग्राम जो है कंट्रोल जो है ना रिटर्न होता है टू यूज़र प्रोग्राम आफ्टर इनपुट आउटपुट स्टार्ट, कंट्रोल रिटर्न्स टू यूज़र प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। जैसे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है तो कोई सिस्टम कॉल जनरेट होती है, डिवाइस स्टेटस टेबल अपडेट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंडेक्स करता है इनटू इनपुट डिवाइस टेबल टू डिटरमाइन कि डिवाइस का स्टेटस क्या है और किस डिवाइस को किस यूज़र ने रिक्वेस्ट की है, कितनी फाइल्स कितनी देर के लिए यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है उसके बाद भी उसके बाद सीपीयू तो यूज़र प्रोसेस में प्रोसेसिंग करना छोड़ देता है, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का करने लग जाता है, जैसे सिस्टम कॉल जनरेट होना या इंटरप्ट जनरेट होना, उसका हैंडलिंग कोड रन होना, देन जिस डिवाइस के लिए जिस आउटपुट डिवाइस के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके डिवाइस स्टेटस टेबल को अपडेट करना। अब डिवाइस स्टेटस टेबल क्या होता है? डिवाइस स्टेटस टेबल नाम से पता चल रहा है ऐसा टेबल है जो कि डिवाइस के स्टेटस को याद रखता है। डिवाइस के स्टेटस में क्या याद रखता है? ये याद रखता है कि कौन से प्रोसेस ने उस डिवाइस को कब और कितनी देर के लिए यूज़ किया, ठीक है, कब उसको यूज़ करना ख़त्म किया, पूरे दिन में या कोई 24 आवर्स में या 12 आवर्स में, किसी एक डिवाइस को यूज़ करने वाले कितने यूज़र्स थे, उसमें से किस यूज़र ने कितनी बार एक डिवाइस को यूज़ किया, कब उसे छोड़ा एंड ऑल। इस चीज़ को कौन अब मैनेज कर रहा होता है? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, पूरे के पूरे टेबल को इनपुट आउटपुट डिवाइस की। अच्छा, इसका फ़ायदा एक ये भी होता है, देखें अगर दो प्रोसेसेस हैं, यूज़र प्रोसेस दोनों सीपीयू से एग्जीक्यूशन कर रहे थे, दोनों को एक ही फाइल रिसोर्स चाहिए, दोनों इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए जाते हैं, दोनों की तरफ सिस्टम कॉल जनरेट होता है। अब अगर P1 प्रोसेस पहले फाइल 1 के लिए रिक्वेस्ट कर देता है तो उसको ये डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर फाइल 1 की डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर फाइल 1 जहाँ पे स्टोर है बेसिकली उस स्टोरेज डिवाइस के डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर लिख दिया जाएगा, अपडेट हो जाएगा कि यूज़र 1 उस डिवाइस को और उसके अंदर मौजूद फाइल 1 को यूज़ कर रहा है। तो उसमें अगर यूज़र 2 रिक्वेस्ट करता है तो यूज़र 2 की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिवाइस स्टेटस टेबल बताएगा कि इस वक्त इस रिसोर्स को, इस फाइल 1 को, इस डिवाइस स्टोरेज डिवाइस को इस जो ये डिवाइस है ये यूज़र 1 की यूज़ में है इस वक्त, दैट इज़ वाई वो से यूज़र 2 को अलॉट नहीं करेगा। ये फ़ायदा होता है हमारे पास डिवाइस स्टेटस टेबल बनाने का। हम रिसोर्सेज के दरमियान जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट है यूज़र्स के दरमियान उसके कॉन्फ्लिक्ट को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट के अगर हम दो मेथड्स को देखें तो हमारे पास एक सिंक्रोनियस मेथड है और दूसरा एसिंक्रोनियस मेथड है। सिंक्रोनियस मेथड ऐसा मेथड है जिसमें जैसे ही आपके पास कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जाती है
तो यूज़र को वेट करना पड़ता है, उसे फ़ौरी तौर पर वो इनपुट आउटपुट काम यानी इनपुट फ़ाइल या आउटपुट फ़ाइल जो भी उसको चाहिए इनपुट या आउटपुट करनी है, उसकी फ़ौरी तौर पर उसे एक्सेस नहीं मिलती। एसिंक्रोनस में आपके पास रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि जो है कंकरेंटली साइमल्टेनियसली आपके पास प्रोसेस की रिक्वेस्ट भी फुलफ़िल हो रही होती है और डाटा ट्रांसफ़र का काम भी हो रहा होता है। यानी वेटिंग में सिंक्रोनियस जो आपके पास मेथड है इनपुट आउटपुट का, वहाँ पे यूज़र को वेट करना पड़ता है, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन बेटर कौन सा सिंक्रोनियस है, उससे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। पहले यूज़र को रोका जाता है ये देखने के लिए कि कोई और प्रोसेस तो नहीं है इनपुट आउटपुट के लिए आया हुआ, रिक्वेस्ट की हुई उसने, तो फिर उसे अलॉट किया जाता है। जबकि एसिंक्रोनस के अंदर आपके पास इनपुट आउट विदाउट चेकिंग जो है ना इनपुट आउटपुट हो रही होती है। डिवाइस स्टेटस टेबल की अगर हम बात करें, देखें जी, वो कुछ इस तरह से होता है। वो ये याद रखता है कि उसे किस यूज़र ने और कितनी देर के लिए यूज़ किया हुआ। ठीक है, हर डिवाइस का डिवाइस स्टेटस टेबल बना होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि सीपीयू कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सीपीयू जिस मेमोरी एरिया को, मेमोरी ब्लॉक को, बड़ी से बड़ी द बिगेस्ट मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो हमारे पास कहलाती है मेन मेमोरी। ठीक है जी, मेन मेमोरी वो मेमोरी है जिसे सीपीयू द बिगेस्ट मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ना यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर बेसिकली यूज होता है हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, because used for high speed input devices able to transmit information at close to memory speeds, क्योंकि हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो मेमोरी स्पीड के साथ इनपुट आउटपुट का काम कर सकते हैं। डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफ़र करता है ब्लॉक ऑफ डाटा को बफर स्टोरेज यानी अपने डिवाइस के टेम्पररी स्टोरेज बफर स्टोरेज से मेन मेमोरी में विदाउट सीपीयू इंटरवीन। Only on interrupt is generated per block. One interrupt is generated per block rather than the वन इंटरप्ट पर बाइट। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि सीपीयू जिस मेमोरी को, बड़ी से बड़ी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वो मेन मेमोरी है। सो जिस भी डाटा को, जिस भी प्रोसेस को सीपीयू से एग्जीक्यूट कराना है, उसे हमें मेन मेमोरी के अंदर लोड करना ज़रूरी ही है, उसे मेन मेमोरी के अंदर लाना ज़रूरी ही है। तो उस प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लाने के लिए जिस पे भी हमने वर्किंग करनी है, जिस पे भी सीपीयू ने बेसिकली एग्जीक्यूशन करनी है, उसे मेन मेमोरी में लाने के लिए एक्चुअली डिवाइस कंट्रोलर्स को काम करना होता है। और डिवाइस कंट्रोलर्स को अपने डिवाइसेस के बफर्स में जो उनके लोकल मेमोरी स्टोरेज एरिया है, स्मॉल स्टोरेज एरिया, वहाँ से डाटा को उठा के मेन मेमोरी में पुट करना होता है, ताकि सीपीयू वहाँ से सिर्फ डायरेक्टली फेच करे और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करे। सीपीयू को ये टेंशन ना हो, सीपीयू को ये पेन ना लेनी पड़े कि डाटा कहाँ से आएगा, कौन सी हार्डवेयर से उसे, कौन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डाटा को फैच करना है। सीपीयू को सिर्फ इतना पता है उसे मेन मेमोरी के पास जाना और वहाँ पे जो भी पड़ा हुआ है उसने उसे उठाना है और उस पर उसने काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान भी कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उस पर भी हम बात करते हैं जब हम स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि सीपीयू अगर किसी बड़ी से बड़ी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है तो वो मेन मेमोरी है। लेकिन मेन मेमोरी भी याद रखिए, रैम एक स्मॉल साइज मेमोरी है एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क। ठीक है, जो कि डिवाइसेस की होती है, उसकी निस्बत एक स्मॉल मेमोरी एरिया है, लेकिन ये फास्ट है, एफिशिएंट है और इसका मकसद ही ये है कि सीपीयू को असिस्ट करना। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें, माइंड में रखें कि ये आपके पास मेन मेमोरी ही है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मौजूद होता है और रन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर इन वर्किंग स्टेट में होता है। जी, स्टोरेज स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ। आपके पास स्टोरेज में हमारे पास दो मेमोरीज होती हैं, एक हमारे पास टेम्पररी मेमोरी मेन मेमोरी और एक हमारे पास परमानेंट मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमारे पास स्मॉल मेमोरी है, लेकिन ये वो मेमोरी है जिससे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास एक बड़ी मेमोरी है, लार्ज मेमोरी है, और इसी मेमोरी को हम मेन मेमोरी की एक्सटेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक्सटेंशन देते हुए हम इसको वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर कोई एक प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में, रैम में फ़िट नहीं होता, तो उसका कुछ पोर्शन तो रैम के अंदर चला जाएगा, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन जो रैम के अंदर फ़िट नहीं हो रहा, उसे हम हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोरेज पर रख के
और हार्ड डिस्क के उस पोर्शन को हम मेन मेमोरी का पार्ट डिक्लेयर कर देते हैं। किस तरह से कि हम कहते हैं कि ये वर्चुअल मेमोरी है। अब सीपीयू को बिल्कुल यही लगता है कि वो मेन मेमोरी से ही डाटा फेच कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसे परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क से कुछ डाटा का पोर्शन मिल रहा होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता। क्योंकि आपके पास मेन मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क के अंदर खुद से ये डाटा स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहा होता है। मेन मेमोरी टू हार्ड डिस्क आपके पास स्वैप आउट और हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी स्वैप इन और स्वैप आउट, ये एक्टिविटीज़ आपके पास खुद बहुत रन हो रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और सीपीयू को यही लगता है कि वो मेन मेमोरी से डाटा फैच कर रहा है। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है। हमारे पास एक मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, टेम्प्रेरी मेमोरी है, और एक हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, लार्ज साइज़ की मेमोरी है जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज या फिर परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि होती आपके पास हार्ड डिस्क का पार्ट है, लेकिन हम उसे वर्चुअली मेन मेमोरी का हिस्सा बना देते हैं। हम कहते हैं कि हमने मेन मेमोरी को एक्सटेंड कर दिया। मैग्नेटिक डिस्क आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज की एक टाइप है, जो कि रिजिड मेटल या प्लास्टिक प्लेटर होता है विद कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल, बिल्कुल जैसे आपके पास सीडी सीडी होती है या फिर डीवीडी होती है, वैसे ही मैग्नेटिक डिस्क होती है। डिस्क की सरफेस को ट्रैक्स में डिवाइड किया होता है जो कि फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड होता है, और डिस्क कंट्रोलर जो है ना डिटरमाइन करता है लॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइस एंड द कंप्यूटर। वो अगेन डिवाइस कंट्रोलर होता है जो इस डिवाइस को हैंडल कर रहा होता है कि इसके कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर के ऊपर कौन सा डाटा स्टोर है और उसने कैसे वो डाटा सीपीयू तक लेके जाना है। ये डिवाइस कंट्रोलर जो है ना मेंटेन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। बहरहाल हमारे पास मेनली आपके पास परमानेंट और टेम्पररी मेमोरी, स्मॉल एंड लार्ज साइज मेमोरी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसे जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है तब तक उसमें डाटा रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो उसमें से डाटा लॉस हो जाता है। जैसा कि मेन मेमोरी, अगर हम कोई काम कर रहे हो और हम उसे सेव ना करें, एक्चुअली जो भी हम काम कर रहे होते हैं, करंट हमारी वर्किंग होती है वो चूँकि मेन मेमोरी में होती है, तो अगर हम सेव ना करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पे यानी वोल्टेज ना मिलने पे उस मेन मेमोरी में से डाटा, रैम में से डाटा भी इरेज हो जाता है। अगर हम स्टोरेज सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन देखें, यानी हायरार्की उनकी देखें, स्टोरेज हायरार्की बनाएं, तो स्टोरेज हायरार्की में हम देखेंगे स्पीड वाइज हम जो सबसे फास्ट मेमोरी हम उसे सबसे ऊपर रखेंगे, और वॉलेटिलिटी वाइज जो मेमोरी आपके पास सबसे बेटर है हम उसे नीचे रखेंगे, यानी हायरार्की में सबसे ऊपर आपके पास स्पीड से काम करने वाली मेमोरी आएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कैशिंग का। कैशिंग क्या कॉन्सेप्ट है? कैशिंग आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका जो हमारी हेल्प करती है एक स्लो स्टोरेज से डाटा को फास्टर स्टोरेज में कॉपी करने में हेल्प करती है। कैशिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम स्लो स्टोरेज से डाटा फास्ट स्टोरेज में कॉपी करते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नेटिक डिस्क या फिर परमानेंट स्टोरेज जो है आपके पास हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी को की बात करें, तो हार्ड डिस्क से डाटा मेन मेमोरी में लेकर आना कैशिंग कहलाता है। क्योंकि हार्ड डिस्क एक स्लो स्टोरेज है और मेन मेमोरी फास्ट स्टोरेज है, तो उस स्लो स्टोरेज से डाटा को ट्रांसफ़र करके फास्ट स्टोरेज में लेकर आना कैशिंग कहलाता है। और मेन मेमोरी कैन बी viewed एज अ लास्ट कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, और मेन मेमोरी ही आपके पास मेन मेमोरी ही वो आपके पास लास्ट स्टोरेज एरिया होता है जो जिसके लिए हम कैशिंग करते हैं फ्रॉम परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, ये स्टोरेज हायरार्की में हमारे पास सबसे ऊपर रजिस्टर्स आते हैं, सबसे हाई स्पीड रजिस्टर्स हैं, सबसे स्मॉल साइज रजिस्टर्स हैं, देन कैशे उससे बड़े साइज़ की, उससे कम स्पीड की, मेन मेमोरी उससे बड़े साइज़ उससे कम स्पीड की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क उससे बड़े साइज़ की और कम स्पीड की। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे हमारे पास परमानेंट स्टोरेज की डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क हैं ये सारी की, सॉरी परमानेंट स्टोरेज हैं ये सारी की सारी। ठीक है, और ऊपर वाले जो हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है, स्मॉल साइज स्टोरेज हैं। नीचे वाली जो हमारे पास चार हैं वो आपके पास वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल हैं, जबकि पहले वाली तीन वोलेटाइल हैं। सबसे छोटा रजिस्टर्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद कैशे आता है, कैशे मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान होती है। ठीक है, अब जो भी डाटा सीपीयू को चाहिए होता है वो इस परमानेंट स्टोरेज से कैशिंग के थ्रू मेन मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी से कैशे में जाता है, और कैशे से रजिस्टर यानी सीपीयू के अंदर जाता है और सीपीयू उस पर काम करता है। ठीक है, कैशिंग हमने बात कर ली कि क्या होता है। फिर अगर हम इनके डिफरेंट स्टोरेज की
बात करें डिवाइसेस को, तो उनके हम डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे उनको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर कोई एक इंटीजर सीपीयू को चाहिए है और वर्किंग के लिए, यानी एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को किसी एक डाटा पे काम करना है और वो डाटा वेरिएबल में स्टोर है, ए वेरिएबल में स्टोर है, तो उस वेरिएबल ए की माइग्रेशन कैसे होती है हार्ड डिस्क से रजिस्टर की तरफ। सबसे पहले जी जब जैसे ही सीपीयू रिक्वेस्ट करता है कि उसे वेरिएबल ए चाहिए है, तो उसके हार्डवेयर रजिस्टर में वो फाइंड करता है। अगर उसे नहीं मिलता तो वो कैशे में जाता है, कैशे से नहीं मिलता तो मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी में ना हो तो मेन मेमोरी हार्ड मैग्नेटिक डिस्क में जाता है, जहाँ से कैशिंग के थ्रू वो डाटा आता है, वो वेरिएबल आता है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से कैशिंग के थ्रू कैशे में, और फिर कैशे से रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है, जहाँ से सीपीयू से फेच करता है और उसके ऊपर काम करता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग आपके पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपके पास सीपीयू को आइडल रहने से बचाने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट करवाए जा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर सीपीयू के पास एक प्रोसेस वन रन हो रहा है और वो इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है, तो जब तक वो इनपुट आउटपुट कर रहा है तब तक सीपीयू आइडल बैठा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, सीपीयू की एफिशिएंसी के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का काम है काम करना, तो अगर हम उसे काम नहीं ले रहे तो फिर हम हमारे उसका क्या फ़ायदा। दैट इज़ द सीपीयू को इन एग्जीक्यूशन रखना, एक्टिव रखना, वर्किंग में रखने के लिए हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे होते हैं, ताकि जब एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए जाए तो दूसरा प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा। ठीक है, मल्टीटास्किंग में भी ऐसे ही होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जो सीपीयू जिस पे काम कर रहा है, एक पे काम कर रहा है, दूसरा इनपुट आउटपुट कर रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा या फिर वेट कर रहा होगा, लेकिन सीपीयू आइडल नहीं होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास प्रोसेसेस अपनी मर्ज़ी से इनपुट और आउटपुट के लिए जाते और आते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग में प्रोसेसेस को प्रोसेस से बाय फोर्स सीपीयू लिया और दिया जाता है। एक टाइमर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेस एक साथ सीपीयू के पास आते हैं कि उन्हें सीपीयू से एग्जीक्यूट होना है, लेकिन सीपीयू पाँचों को तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो सीपीयू का टाइम है, फॉर एग्जांपल एक साइकिल 10 सेकंड में कंप्लीट होता है, उस 10 सेकंड में से 2-2 सेकंड पाँचों प्रोसेसेस को दे दिए जाते हैं। एक प्रोसेस पहले सीपीयू से एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरे प्रोसेस की बारी आती है, फिर तीसरे प्रोसेस की, फिर चौथे की, फिर पाँचवें की, और हर 2 सेकंड के बाद बाय फोर्स सीपीयू से उस प्रोसेस से सीपीयू वापस ले लिया जाता है और अगले प्रोसेस को दे दिया जाता है। ठीक है, अब जब सीपीयू किसी प्रोसेस से लिया जाता है तो उस दौरान प्रोसेस अपनी इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर सकता है। अगर वो करने के लिए नहीं है तो वो जो है रेडी क्यू में वो एक क्यू बन जाती है मेन मेमोरी में, वहाँ पे वो वेट के लिए बैठ जाता है और अपनी बारी का इंतज़ार करता है जब तक सीपीयू उसको दोबारा फेच करके उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू ना कर दे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपके पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके पास एक साथ मेन मेमोरी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे की बारी की है। जब एक इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा तो सीपीयू को आइडल रहने से बचाने के लिए जॉब 1 अगर इनपुट आउटपुट के लिए गई है तो जॉब 2 सीपीयू को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम ऑपरेशंस देखें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो ड्यूअल मोड में काम करना पड़ता है। कहीं कभी हमारे पास यूज़र मोड होता है, कभी कर्नल मोड होता है। यूज़र मोड बिट 1 और कर्नल मोड बिट 0 से रिप्रेजेंट होता है। कब यूज़र से कर्नल और कर्नल से यूज़र में जाते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंटरप्ट के अकर होने पर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए यूज़र से कर्नल मोड और कर्नल से दोबारा यूज़र मोड जब इंटरप्ट हैंडल हो जाती है। बहरहाल अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को बात करें, तो उसमें हम 5 बेसिक ऑपरेशंस बात करें। प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेज करना, मैस स्टोरेज मैनेज करना, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स की बात, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगर हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर सीपीयू को ये देखना पड़ता है, ये मैनेज करना होता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है, किसे सीपीयू वापस लेना है, किसको फिर दोबारा सीपीयू देना है। जब किसी एक प्रोसेस से सीपीयू लेना है तो वो कितना कंप्लीट हो चुका है, कितनी उसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है, कितने परसेंट कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और कितनी रिमेनिंग उसका पोर्शन रह गया है एग्जीक्यूट होने के लिए, ये सब कुछ उसे मैनेज करना होता है। फिर एक और चीज़ हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में ये देखी थी कि हमें
दो मेन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर करना है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये बता चुकी हूँ। बहरहाल प्रोग्राम आपके पास पैसिव एंटिटी होती है और प्रोसेस आपके प्रोग्राम आपके पास पैसिव एंटिटी होती है, जबकि प्रोसेस आपके पास एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोग्राम बेसिकली तब होता है जब आपके पास कोई एक कंप्यूटर जब जब भी कोई एक यूज़र रिक्वेस्ट लेकर आता है, तो वो रिक्वेस्ट जब तक उस यूज़र की रिक्वेस्ट को उस सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाता, तब तक वो हमारे पास प्रोग्राम रहता है। और जैसे ही उसको जो है ना जैसे ही उसको कंप्लीट किया जाता है, जैसे ही उसको सीपीयू दे दिया जाता है प्रोसेस को, तो तब वो प्रोग्राम से प्रोसेस बन जाता है। बहरहाल प्रोसेस मैनेजमेंट में सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैनेज करना है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा, कब सीपीयू को छोड़ेगा, कब दूसरा प्रोसेस जाएगा, फिर कब दोबारा पहले प्रोसेस की बारी आएगी। जब एक प्रोसेस सीपीयू से प्रीएम्प्ट किया जाएगा तो वो किस स्टेट पे खड़ा हुआ है, उसकी कितना पोर्शन जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और कितने परसेंट उसका एग्जीक्यूट होने वाला रह गया, ये सब कुछ प्रोग्राम में प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है कि डाटा किस तरह से मेमोरी के अंदर लेकर आना है, किस तरह मेमोरी से दोबारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से किस तरह से डाटा मेमोरी में लेकर आना है, मेमोरी से किस तरह सीपीयू के पास लेके जाना है, किस तरह सीपीयू से वापस मेमोरी और मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास डाटा को लेकर आना है और लेके जाना है, यानी कैशिंग कराना, डाटा का ट्रांसफ़र कराना, ठीक है। और ये ट्रैक रखना कि कितना किस मेमोरी के पोर्शन पे कौन सा डाटा मौजूद है और कौन सा करंटली यूज़ है और कौन सा अभी यूज़ नहीं हो रहा, कौन सा डाटा वेटिंग में है, कहाँ पे फर्दर डाटा चाहिए, ये सारा कुछ मैनेज करना भी मेमोरी को, यानी ओवरऑल आपकी हर तरह की मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, हर तरह की मेमोरी को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोरेज को मैनेज करना। स्टोरेज को मैनेज करना यानी जो आपके पास परमानेंट स्टोरेज है उसके ऊपर कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, किस ट्रैक पे, कौन से सेक्टर पे कौन सी फाइल है, उस फाइल को किसने कब रिक्वेस्ट की, कैसे उसे अपडेट किया, कहाँ पे रखवाया, किस सीक्वेंस में कौन सा फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई करना है, कैसे फाइल्स को अपडेट करना है, ये सब कुछ मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। मैच स्टोरेज को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट सब सिस्टम से डील करना कि कैसे आपके पास प्रोसेस की एग्जीक्यूशन और इनपुट आउटपुट दोनों को एक साथ लेकर चलना है और उसमें कैसे मेमोरी और डिवाइसेस को, डिवाइस कंट्रोलर को के साथ उनको अकोमोडेट करते हुए उनकी वर्किंग को हैंडल करना है, यानी इनपुट आउटपुट भी हो और साथ साथ प्रोसेस की एग्जीक्यूशन भी हो। देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो किस तरह से, उसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर यूज़र्स के स्पेसिफिक रोल्स, उनके प्रिविलेजेस, उनके राइट्स असाइन कर देते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि कौन सा यूज़र कौन सी फाइल या कौन से डाटा को या कौन सा सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ कर सकता है और किसको यूज़ नहीं कर सकता। स्पेसिफिक पासवर्ड्स और कीवर्ड्स के थ्रू, यूज़र आईडीज़ के थ्रू जो है ना, ये प्रिविलेजेस और ये सिक्योरिटी के मेजर से डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिससे डाटा और सिस्टम के डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कोई भी यूज़र अनऑथराइज्ड वे में सिस्टम के रिसोर्सेज की ना तो रिक्वेस्ट कर सकता है, ना ही उन्हें यूज़ कर सकता है। और इस तरह से हमारे पास किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, क्योंकि अगर आपके पास दो यूज़र्स आए, यूज़र वन और यूज़र टू, दोनों को फाइल वन चाहिए, लेकिन यूज़र वन को तो एक्सेस अलाउ है, लेकिन यूज़र टू को एक्सेस अलाउ नहीं है, और अगर दोनों रिक्वेस्ट कर देते हैं तो उनकी प्रिविलेजेस और उनके राइट्स को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस यूज़र को फ़ाइल वन देनी है और किस यूज़र को फ़ाइल वन नहीं देनी। उनके फ़ाइल वन हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो, और यूज़र वन हो सकता है आपके पास एडमिन हो, जबकि यूज़र टू जो आपके पास कोई क्लाइंट हो। तो यूज़र टू को हमने अगर वो डाटा नहीं दिखाना, तो हम उसके ऊपर उसकी राइट्स में हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसकी फ़ाइल वन की एक्सेस। और इस तरह से हम जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी बच सकते हैं। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस तरह के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को डील करना पड़ता है, वो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है जो कि ऑफिस यूज़र्स या फिर होम यूज़र्स के यूज़ में है। दैन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, जिसमें आपको उसको यूज़र को जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है उसमें तो हर यूज़र इंडिविजुअली अपनी खुद से रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है, यानी अपनी
खुद से रिक्वेस्ट लेके जाता है कंप्यूटर के पास और खुद से उसका सॉल्यूशन लेकर आता है, और उसे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर क्लाइंट्स को अपनी रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जानी होती है, और वो सर्वर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उस पर रिलाई कर रहे होते हैं कि सर्वर ही उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा सीपीयू से। ठीक है? पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग में आपके पास एक पीयर के अंदर 2 कंप्यूटर्स, यानी एक नेटवर्क की फॉर्म में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उन पीयर के अंदर कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को एक की रिक्वेस्ट को दूसरे तक, दूसरे की रिक्वेस्ट को पहले तक लेकर आना, और उनके रिसोर्सेज की यूज़ और कंप्यूटर और सीपीयू का यूज़ उसको मैनेज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। वेब बेस्ड कंप्यूटिंग में आपके पास रिक्वेस्ट करने वाले कहीं और हैं, और रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने वाले डिवाइसेस कहीं और हैं, डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, ओवर द वेब एक दूसरे को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी एग्जीक्यूशन को कैसे मैनेज करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत से डिफरेंट तरह के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स में काम करना पड़ता है, और वो डिफरेंट ये एक्टिविटीज़ इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए बेसिकली हमारे सिस्टम्स को मैनेज कर रहा होता है, ओवरऑल कंट्रोल कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की इसी कंट्रोलिंग की वजह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, यानी हम कंप्यूटर से अपना काम ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन समरी।